हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महादेव मेंदाड़ और मैं आपको एक बेहतरीन किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ। और वो बेहतरीन किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट। ये अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब है। छोटे बदलाव हमारे जीवन में कैसे चेंजेस लाते हैं और एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, उसके बारे में एक किताब जेम्स क्लियर नाम के लेखक ने लिखी है। ये बहुत ही अच्छे परिणाम हमारे जीवन में लाने के लिए किताब लिखी है। तो लेखक का एक्सीडेंट हुआ था, उनके जीवन में एक घटना हुई थी खेल खेलने के टाइम। तो उनको कैसे कैसे ये एक्सीडेंट में उनकी हालत हो गई, कैसे कैसे उनको गुजारा करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। तो उनकी अभी हालत थोड़ी सी सुधारने लगी है। वो बताते थे, मतलब मैं अभी कंटिन्यू रीडिंग करूँगा। सौभाग्य से अगली सुबह तक मेरी सांस इतनी सही हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे कोमा से बाहर निकालने का निर्णय लिया। जब मैं आखिरकार होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरी सूंघने की क्षमता जो है वो खत्म हो गई थी। एक नर्स ने मुझे सूंघने की शक्ति की जांच करने का तरीका बताया था कि मैं नाक सुड़कने के बाद एप्पल जूस बॉक्स को सूंघूं। मेरे सूंघने का एहसास तो लौट आया, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि मेरी नाक सुड़कने से मेरी आँख के खांचों के फ्रैक्चर में हवा घुस गई, जिससे मेरी बाई आँख बाहर निकल कर आ गई। मेरी आँख की बॉल सॉकेट से बाहर निकल आई। पलक और आँख को मस्तिष्क से जोड़ने वाला ऑप्टिक नर्व की वजह से जैसे तैसे जगह पर बनी रही। नेत्र विशेषज्ञ ने कहा कि हवा बाहर निकलने पर मेरी आँख धीरे धीरे सही जगह पर लौट जाएगी, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि इसमें कितना लंबा समय लगेगा। मेरी सर्जरी एक सप्ताह के बाद होनी थी, जिससे मुझे ठीक होने का अतिरिक्त समय मिल रहा था। मैं इस तरह दिख रहा था मानो किसी बॉक्सिंग मैच में मेरी जमकर धुलाई हुई हो। लेकिन मेरे खराब हुलिये के बावजूद अस्पताल वालों ने मुझे घर भेजने की अनुमति दे दी। जब मैं घर लौटा तो मेरी नाक टूटी हुई थी, चेहरे के आधा दर्जन फ्रैक्चर थे और एक फूली हुई बाई आँख थी। अगले कुछ महीने मुश्किल थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे जीवन की हर चीज़ ठहर गई हो। कई हफ्तों तक मुझे डबल विजन की समस्या रही। मैं सीधे नहीं देख सकता था। इसमें 1 महीने से ज़्यादा समय लगा, लेकिन मेरी आँख की बॉल अंततः अपनी सामान्य जगह पर लौट आई। अकड़ंस के दौरे और दृष्टि की समस्याओं की वजह से मैं 8 महीने तक कार नहीं चला पाया। फिजिकल थेरेपी में मैंने एक सीधी लाइन में चलने जैसा बुनियादी मोटर पेंटर्स का अभ्यास किया। मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपनी चोट के कारण निराश नहीं होऊंगा, लेकिन कई पल ऐसे भी थे जब मैं निराश और अभिभूत महसूस करता था। मुझे इतनी दूर जाना था, इस बात का दर्द भरा एहसास मुझे अब हुआ जब मैं 1 साल के बाद बेसबॉल के मैदान में लौटा। बेसबॉल हमेशा मेरे जीवन का काफ़ी बड़ा हिस्सा रहा था। मेरे डैडी सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेले थे और मेरा सपना भी पेशेवर बेसबॉल खेलना था। रिहैबिलिटेशन के महीनों बाद मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मैं दोबारा बेसबॉल के मैदान में उतरूं, लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी सुचारू नहीं थी। जब सीज़न आगे बढ़ा तो मैं वर्सिटी बेसबॉल टीम से अलग होने वाला इकलौता जूनियर था। मुझे जूनियर वर्सिटी में सेकंड ईयर वालों के साथ खेलने के लिए भेजा गया। मैं 4 साल की उम्र से बेसबॉल खेल रहा था और जिससे इसमें इतना ज़्यादा समय और प्रयास लगाया था, उसके लिए यह पदावनति अपमानजनक थी। वह पल मुझे आज भी स्पष्टता से याद है।
मैं अपनी कार में बैठकर रोने लगा और बदहवासी में रेडियो पर किसी ऐसे गाने की तलाश करने लगा जो मुझे बेहतर महसूस करा सके। 1 साल की आत्मशंका के बाद मैं सीनियर के रूप में वर्सिटी टीम में पहुंचने के कामयाब रहा, लेकिन मैं शायद ही कभी मैदान में पहुंच पाया। मैंने हाई स्कूल वर्सिटी बेसबॉल की 11 इनिंग खेली, एक गेम से बमुश्किल ज़्यादा। मैंने उदासीन हाई स्कूल करियर के बावजूद मुझे अब भी यकीन था कि मैं एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता हूं। मैं जानता था अगर परिस्थितियों को बेहतर बनाना है तो उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। निर्णायक मोड़ मेरी चोट के 2 साल बाद आया जब मैं डेनिसन यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। यह नई जगह पर नई शुरुआत थी और वह जगह थी जहां मुझे पहली बार छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति का पता चला। मैंने आदतों के बारे में कैसे सीखा, मतलब लेखक ने कौन सी भी आदत कैसे डाल रखी थी। डेनिसन में जाना मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ निर्णयों में से एक था। मैंने बेसबॉल टीम में जगह हासिल की। हालांकि मैं फ्रेशमैन के रूप में रोस्टर्स में सबसे नीचे था, लेकिन इसी में मैं रोमांचित था। मेरे हाई स्कूल की दुर्घटना के बावजूद मैं कॉलेज खिलाड़ी बनने में कामयाब रहा। मैं बेसबॉल टीम में जल्दी शुरू नहीं करने वाला था, इसलिए मैंने अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। मेरे सहपाठी देर रात तक वीडियो गेम खेलते रहते थे, लेकिन मैंने सोने की अच्छी आदत डाली और हर रात जल्दी सोने गया। कॉलेज हॉस्टल के अस्त व्यस्त संसार में मैंने अपने कमरे में साफ सुथरा रखने का संकल्प किया। ये सुधार छोटे थे, लेकिन उन्होंने मुझे यह एहसास कराया कि मेरे अपने जीवन पर नियंत्रण है। मैं दोबारा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। मेरा बढ़ता आत्मविश्वास रिस्कर क्लासरूम में भी पहुंच गया, जहां मैंने अपनी पढ़ने की आदतों को बेहतर बनाया। इतनी बेहतर कि पहले साल में मैं सारे विषयों में A ग्रेड लाने में कामयाब रहा। आदत वह दिनचर्या या व्यवहार है जैसे नियमित रूप से किया जाता है और कई मामलों में तो स्वयंचलित ढंग से किया जाता है। जब हर सेमेस्टर गुजरा तो मैंने छोटी छोटी लेकिन स्थायी आदतें डाल ली, जिसने मुझे अंततः ऐसे परिणाम मिले जिसकी शुरुआत में कल्पना भी नहीं कर सकता था। मिसाल के तौर पर, जीवन में पहली बार मैंने हर सप्ताह के कई वेटलिफ्टिंग करने की आदत डाली और आने वाले वर्षों में मेरा 6 फुट 4 इंच का ढांचा परफेक्ट 170 से छरहरे 200 पाउंड तक पहुंच गया। जब सेकंड ईयर का सीजन आया तो मैंने पिचिंग स्टाफ में शुरुआत भूमिका अर्जित की। मैंने जूनियर ईयर तक मुझे टीम का कप्तान चुना गया और सीजन के अंत में मुझे ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए चुना गया। लेकिन दरअसल मेरे सोने, पढ़ने और शक्ति बढ़ाने वाली आदतों ने असली पुरस्कार देना तब तक शुरू नहीं किया जब तक मैं सीनियर ईयर में नहीं पहुंच गया, जब मेरे चेहरे पर बेसबॉल बैट पड़ा था और मुझे अस्पताल से लेकर कोमा में पहुंचाया गया। उसके 6 साल बाद मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी का शीर्ष पुरुष खिलाड़ी चुना गया। यही नहीं, मुझे ESPL एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में भी शामिल किया गया। यह सम्मान पूरे देश के केवल 33 खिलाड़ियों को दिया जाता है। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी हुई तब तक मैं 8 अलग अलग श्रेणियों में स्कूल की रिकॉर्ड बुक्स में शामिल हो चुका था। इसी साल मुझे यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान द प्रेसिडेंट्स मेडल से पुरस्कृत किया गया।